प्लस ने अपना मोस्ट अवेटेड मच हाइप्ड सेलफोन वन प्लस नोड को रिलीज़ कर दिया है। अब ये जो सेलफोन है उसका इतना सारा हाइप बना के रखा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई नेशनल फेस्टिवल कर लेंगे इसके चक्कर में। इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट थी, हर जगह कोई सभी को पूछो तो यही बोलेगा वन प्लस आने वाला है, इतनी जीबी रैम रहेगी, इतनी स्पेसिफिकेशन रहेगी, ज़बरदस्त है, इतना प्राइस कम है। लेकिन जब रिलीज़ हो गया, काफ़ी सारे लोग जो स्पेसिफिकेशन के मामले में टेक्निकल नहीं जानते उन लोगों को यही लग रहा है कि ये फ़ोन कंपनी उनको फ्री में दे रही है, उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो। लेकिन आज मैं इस वीडियो में मतलब आपको उसके जो स्पेसिफिकेशन है और उसकी जो पुरानी हिस्ट्री थी उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वन प्लस का जो वन प्लस नोड पैकेज है उसमें क्या मिलने वाला है और आप जो भी पैसा उस पर पे कर रहे हो वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे वन प्लस कंपनी की। वन प्लस कंपनी एक्चुअली जब शुरू हुई तो उन्होंने वो सक्सेसफुल होने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि वो लोग बजट फ़ोन बनाते थे, मतलब कि बजट प्राइस में आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर वगैरह मिलता था। और नो डाउट उनके वन प्लस 1, 2 और 3 ये तीनों फ़ोन ऐसे थे जो बजट के हिसाब से बहुत अच्छे थे और उस टाइम जब दूसरे फ़ोन थे उसके कंपेयर में काफ़ी सस्ते भी मिलते थे और काफ़ी मिड रेंजर के प्राइस पे आपको अच्छे खासा फ्लैगशिप और बैलेंस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने शुरू किया 5, जो वन प्लस 5 था वो उनका ज़्यादा सक्सेस रहा और वन प्लस 5 में उन्होंने एक स्ट्रेटेजी यूज़ की थी कि 45 तक उन्होंने हायर एंड मॉडल ले गए थे, तो भी उनके सेलिंग हुई। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इसकी प्राइस बढ़ा लेंगे और 7 और 8 में उन्होंने हद कर दी जब उन्होंने 50,000 के ऊपर का फ़ोन रिलीज़ कर दिया। तो फिर अब हुआ है कि जो काफ़ी सारे लोग थे जो नॉन टेक्निकल थे उन लोगों को तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, मतलब उनको तो पता नहीं चल रहा था कि ये कंपनी किस तरीके से जा रही है। लेकिन जो टेक्निकल लोग थे उनको समझ आ गया था कि ये एक्चुअली अब ये कंपनी भी वही कर रही है जो दूसरी कंपनियां करती है अपने हाई एंड फ़ोन में। अब वन प्लस ने 8 और 8 प्रो निकाला, 7 और 7 प्रो निकाल दिया। ये जो प्रो टी वगैरह जो भी उनके टेढ़े बेढ़े नेम रहते हैं उसके हिसाब से उन्होंने लॉन्च तो कर दिए। लेकिन अब आपको शायद ये भी होगा कि अगर वन प्लस बोल रहा है कि इनका ज़बरदस्त फ़ोन है, इसमें फ्लैगशिप के प्रोसेसर वगैरह उन्होंने दिया है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सोच सकते हो कि अगर वो वन प्लस 8 और 8 प्रो अगर 50 या 52,000 में निकाल सकते हैं तो वो क्यों आपको 25,000 में सब कुछ दे देंगे। ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब इसकी बात करेंगे सबसे पहले इसकी डिज़ाइन की। जैसे कि इसकी डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन उन्होंने नो डाउट जो प्राइस रेंज रखी है, मतलब कि 25,000 से लेके 29 तक उनके जो तीनों वेरिएंट है उसके हिसाब से डिज़ाइन वगैरह सही है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बेकार डिज़ाइन है, लेकिन ये प्राइस रेंज में जो दूसरी कंपनियों के फ़ोन आते हैं उसके कंपेयर में सेम टू सेम है, अच्छी है। मतलब कि डिज़ाइन के मामले में उसमें जो शाइनिंग पूरा दिया हुआ है, जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो 86% दिया हुआ है, पीछे जो बैक कैमरा दिया है और उनका जो ब्रांडिंग लोगो वगैरह है उसके हिसाब से, प्लस साथ में जो उसके एसेसरीज वगैरह मिलती है उसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ये डिज़ाइन और एसेसरीज के मामले में पूरा जस्टिफाई करता है। तो डिज़ाइन के मामले में उन्होंने 2 कलर निकाले हैं, एक ये वाला है और एक ब्लू कलर जैसा है। तो दोनों कलर अच्छे हैं। साथ में अगर आप फ़ोन खरीदते हो तो आपको उसके साथ बैक कवर भी दिया जाता है और एसेसरीज में उनकी जो पहले फ़ोन्स में आती थी रेड कलर के केबल टाइप की, वो सब भी आपको एसेसरीज मिल जाती है। तो प्राइस के हिसाब से जो एसेसरीज है उसमें वो जस्टिफाई कर जाते हैं। अब सबसे बात करेंगे जो उन्होंने सबसे मेन हाइप किया हुआ है कैमरा का। ये कैमरा उन्होंने 4 कैमरा दिए हैं, मतलब कि उनके हिसाब से उन्होंने बैक साइड में 4 कैमरे दिए हुए हैं और आगे जो सेल्फी के लिए उन्होंने 2 कैमरे दिए हुए हैं। अभी जो 4 कैमरे में उन्होंने एडवर्टाइज ऐसा किया है कि ये फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है। मतलब कि ये फ्लैगशिप लेवल का मतलब किस तरीके का होता है कि जो 50 या 60,000 या 70,000 के जो फ़ोन होते हैं उसमें जो कैमरा सेटअप मिलता है वो कैमरा सेटअप इन्होंने उसमें दिया हुआ है, ऐसा वन प्लस नोड का कहना है। लेकिन अब इसकी मैं रियलिटी की बात करूँ तो इसमें जो कैमरा दिया है उसमें हर कैमरे में एक सेंसर होता है। अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि इसमें इन्होंने जो पहला कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल का है वो 8 मेगापिक्सल का है। दूसरा जो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसमें सोनी IMX586 सेंसर लगा हुआ है, जिसको उन्होंने ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। अब एक कैमरा सेटअप में आपको शायद ऐसा होगा कि आपने कभी फोटो खींचते हुए कभी आपको किसी कंपनी ने ऐसा ऑप्शन दिया है कि आपको 4 में से कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो 2 कैमरे किस लिए दिए हुए हैं नीचे वाले, वो तो समझ ही नहीं आता है क्योंकि हम लोगों को तो कभी वो ऑप्शन आता नहीं है। वो इनका कहना है कि सॉफ्टवेयर में जब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है उस टाइम पे वो यूज़ होता है। लेकिन अब जैसा इनका कहना है कि ये हाई एंड कैमरा है, लेकिन मैं बता दूं ये जो सेंसर आप देख रहे हो 586
Realme कंपनी के बारे में आप जानते हो, Realme का फ़ोन है ना जो, इस फ़ोन में भी यही सेंसर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए ओपन करके रखा है, ये देखिए Realme 5 Pro अल्टीमेट सोनी मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल कैमरा और सेंसर है 586 का, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन की प्राइस है 13,000 रुपीज़। तो अब आप सोच लो कि 13,000 फ़ोन प्राइस है जिस फ़ोन की, उसमें ये सेंसर लगा हुआ है, और इन्होंने जो वन प्लस है उन्होंने भी यही सेंसर लगाया हुआ है। और साथ में जो पिछले साल रेडमी का K20 था और K20 Pro था, उसमें भी यही सेंसर लगा हुआ है। तो मतलब कहने की बात है कि इसमें जो सेंसर दिया हुआ है वो ऐसा कोई सेंसर आपको नहीं दे रहा है कि जो 50-60 हज़ार का है, जो नॉर्मल फ़ोन में आता है वही सेंसर दिया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये लोग 50,000 के कैमरे जैसे कुछ दे रहे हैं, सेंसर वही है। सॉफ्टवेयर की जो ट्रिक होगी वो बात अलग है, लेकिन हार्डवेयर तो उन्होंने आपको वही दिया है जो 20,000 के रेंज में आता है या 15,000 के रेंज में आता है, क्योंकि 13,000 के फ़ोन में भी अगर ये सेंसर आ सकता है तो इस सेंसर की आप प्राइस कंपीट कर सकते हैं। भले यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये सेंसर हमने OnePlus 8 से लिया है, अगर सच में OnePlus 8 से लिया है तो फिर OnePlus 8 में भी वो लोग बहुत चतुराई से काम कर रहे हैं। समझ गए आपके मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सेंसर वही है, मतलब कैमरे का जो सेटअप है वही 15 से 20,000 के रेंज में जो फ़ोन मिलता है वही सेटअप आपको दिया जाता है यहाँ पे। तो आप कैमरे के हिसाब से बात ख़त्म हो गई। और अभी बात करेंगे हम इसके सेल्फी वगैरह की। सेल्फी में उनका कहना है कि उन्होंने 2 कैमरे दिए हैं, एक कैमरा है जो वाइड एंगल है और दूसरा कैमरा उनको बताना है कि नॉर्मल कैमरा। अब सेंसर में मतलब जो सेल्फी में वाइड एंगल और है, वाइड एंगल कैमरा होता है तो उससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको जो अगर 3 या 4 दोस्त है और आपको ज़्यादा अगर एरिया कवर करना है तो आप वाइड एंगल ले सकते हो। बाकी का जो 32 मेगापिक्सल है और नंबर गेम का ऑलरेडी मैंने मेरे एक वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो मेगापिक्सल का कंसेप्ट होता है वो कैमरे में किस तरीके से होता है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल जाननी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक रख दूंगा, वहाँ से आप ये जो कैमरा और उसकी जो ट्रिक्स वगैरह होती है कि ये 32 मेगापिक्सल वगैरह होता है, वो एक्चुअली उसके पीछे रियलिटी क्या है वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो कैमरे में जो उन्होंने मच हाइप बताया था कैमरे का मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के रिलेटेड कि मतलब कि ये जो फोटोग्राफ्स वगैरह, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फोटोग्राफ्स हम लोगों को दिखते हैं वो फोटोग्राफ एक्चुअली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के थ्रू लिए गए फोटोग्राफ्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल होता है। हमारे हिसाब से कैमरा सही कौन सा होना चाहिए कि हम एक क्लिक से जो फोटो खींचे और जो फोटो अच्छा आए उसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में अच्छा कैमरा बोल सकते हैं, क्योंकि सब लोग फोटोग्राफर नहीं होते हैं। अब बात करेंगे इसकी स्क्रीन की। इसकी स्क्रीन का कहना है कि इसमें 19 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया हुआ है। अब 19 हर्ट्ज मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली ये जो हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो अगर आप कभी ऐसा होता है कि आपकी लो रिजोल्यूशन वाली मूवी होगी और आपका जो स्क्रीन होगा वो बड़ा होगा तो आपको बीच में चेक्स वगैरह दिखेंगे, तो वो जो होता है ना वो एक क्वालिटी होती है। दूसरा कि आप वीडियो गेम वगैरह खेलते हो मोबाइल में तो क्या होता है कि वीडियो गेम में बहुत जल्दी से काफ़ी सारे ग्राफिक्स वगैरह स्क्रीन पे लोड होते हैं, तो उसमें अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो वो बहुत अच्छी तरीके से मूव होता है और आपको सारी चीज़ें कंप्लीट दिखती है। तो अब नोड OnePlus का जो कहना है कि उन्होंने इस स्क्रीन में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया है, लेकिन ये जो 90 हर्ट्ज है ना इस स्क्रीन की कोई नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है। और ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, Realme 6 फ़ोन है वो आप उसकी स्पेसिफिकेशन जाके चेक कर लीजिएगा। Realme 6 में 13,000 या 14,000 की उसकी प्राइस है, उसमें भी सेम 19 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और वो एक ही फ़ोन ऐसा है जो इतने लो बजट में 19 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे रहा है। तो यहाँ पे ये लोग जो एडवर्टाइजमेंट में 19 हर्ट्ज डिस्प्ले बता रहा है, तो अगर आप सिर्फ वो सब चीज़ें देख के ले रहे हो तो आप ज़रा एक बार सोचिएगा कि आपको क्या मिल रहा है पैसा पे करने के चक्कर। अब बाकी की जो स्क्रीन वगैरह जो फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले वगैरह है वो नो डाउट वो तो अच्छी रहेगी, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन होती है तो आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा मिलता है। लेकिन एमोलेड स्क्रीन अब हर जगह आने लगी है। आप सैमसंग के 13 या 14,000 के जो फ़ोन हैं M सीरीज़ के 31 या 30S या 21, उन सब में भी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। Realme का X फ़ोन है जो 16,000 में ऑलरेडी है, जो 1 या 2 साल पहले आया, उसमें भी आपको डिस्प्ले यही मिलती है। तो इसमें जो डिस्प्ले वगैरह है वो भी आपको उसी सेगमेंट की मिल रही है जो 15 या 20,000 की रेंज में आपको मिलता है। अब बात करेंगे इसकी बैटरी की। इसमें बैटरी इन्होंने 4100 एम्पावर की दी हुई है और साथ में इन्होंने 30 वाट का चार्जर दिया है। तो नॉर्मली अब जो बैटरी वगैरह है, जो उसकी बैटरी की क्वालिटी वगैरह है वो तो आपको नॉर्मली रहेगी, उसमें तो कोई ऐसा फ्लैगशिप बैटरी आती नहीं है, बैटरी तो सब जगह एक ही रहती है। तो बैटरी वही है, चार्जिंग स्पीड भी आपको वही जो नॉर्मली 30 वाट का मिल जाता है, क्योंकि अब बैटरी में चार्जिंग स्पीड का जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो ये लोग काफ़ी तेज़ी से आपको बैटरीज वगैरह दे रहे हैं।
अब बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, मतलब कि इन्होंने जो एंड्रॉयड है लेकिन इसका जो कस्टम ओएस है वो इनका ऑक्सीजन ओएस है, और नो डाउट ऑक्सीजन ओएस है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्मूथ है, मतलब आपको नियर टू स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्टिफाई मतलब कोई भी आप वन प्लस का फ़ोन खरीदोगे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वही मिलने वाली है। अब बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है स्नैपड्रैगन का 765G। अब ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है, मतलब कि जो 730 प्रोसेसर थे उससे थोड़ा ऊपर का है, और जो अपना फ्लैगशिप रहता है मतलब कि जो 8 सीरीज का प्रोसेसर रहता है उससे नीचे के लेवल का है। लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो मतलब ये 25,000 या 26 के रेंज के हिसाब से बराबर है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेसर मतलब कोई महंगा है या सस्ता है, प्राइस के हिसाब से वही है जो आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 40,000 की रेंज का वो प्रोसेसर है और आपको 25 में मिल रहा है, तो मतलब नॉर्मल प्रोसेसर है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाला प्रोसेसर नहीं है। लेकिन इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात एक यही है कि ये एक ही फ़ोन अभी ऐसा फिलहाल लॉन्च हुआ है जो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। तो इसके हिसाब से इस फ़ोन को हम बोल सकते हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि अभी कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है जो 30,000 के अंडर में हो और 5G को सपोर्ट करता। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि इन्होंने जो 5G का जो ब्रांड दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का वो सिर्फ लिमिटेड दिया हुआ है। मतलब कि ऐसा हो सकता है जब इंडिया में 5G लॉन्च होगा तो शायद अगर जियो इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है तो एयरटेल की दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी तो शायद आपका 5G सपोर्ट ना करे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इसमें इन्होंने सिर्फ इतना ही स्पेसिफाई किया है कि उन्होंने सिर्फ एक 78 बैंड है उसी को यूज़ किया है। मतलब कि अभी क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जियो का फ़ोन 4G सपोर्ट करता है वोल्टे, लेकिन एयरटेल का वोल्टे नहीं करता है। तो बैंड की सिस्टम है, तो इसमें भी ये कन्फ्यूजन आने वाले समय पे होगा, क्योंकि फिलहाल इन्होंने एक ही बैंड बताया हुआ है 78, दूसरा कोई बैंड नहीं दिया हुआ है। तो हो सकता है कि इसमें एक जियो या एयरटेल या कोई भी कंपनी का जो 78 पे काम करेगा वो 5G सपोर्ट मिलेगा, बाकी का सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें 5G तो है लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड कनेक्टिविटी वाला है, और स्पीड में भी उन्होंने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो अभी उन्होंने किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन और मॉडम यूज़ किया है उसकी डिटेल अभी तक नहीं दी हुई है। तो ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो फ़ोन वगैरह आप खरीद रहे हो, मतलब 25-29 के अराउंड के रेंज में जो आपको फ़ोन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन ख़राब है या ऐसा है, लेकिन ये फ़ोन का जो हाइप है उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर ऐसा हो कि आपने ये फ़ोन नहीं खरीदा और आप रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल ही फ़ोन है जो आपको हर प्राइस में इतनी प्राइस में इतना ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको 40,000 में कोई 25,000 की के चीज़ दे रहे हैं, मतलब ऐसा कोई आपको मिस करने जैसा नहीं है। अगर आप ये फ़ोन मिस कर देते हो या आप नहीं खरीदते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब मैं आपको इसका थोड़ा डिफ्रेंशिएट बताता हूँ। अगर आपको फ़ोन इस सेगमेंट में लेना है तो मैं अभी आपको एक रेडमी का जो K20 है ना, वो K20 को आप कंसिडर कर सकते हो। ये फ़ोन भी पिछले साल रिलीज़ हुआ है, लेकिन ये फ़ोन में जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। ये जो वन प्लस का 7 सीरीज़ का है इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, मतलब जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो मिलता है। साथ में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, प्लस इन्होंने गेमिंग के लिए उसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी दी हुई है रेडमी K20 और K20 Pro में। लेकिन K20 Pro है ना, उसी में आपको ये प्रोसेसर मिलता है, K20 में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों की प्राइस सेम है। आपको वन प्लस नोट जिस रेंज पे मिल रहा है उसी रेंज पे K20 Pro मिल रहा है, लेकिन K20 Pro में कैमरा वही सेम कैमरा सेटअप लगा हुआ है जो वन प्लस में है, और बैटरी बैकअप वगैरह सही है, और ये 1 साल से काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है। इसका डिज़ाइन लुक वगैरह काफ़ी स्टनिंग और काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं टेक्निकली पर्सपेक्टिव से आपसे बात करना चाहूँगा तो मैं अगर आपको 25 या 26,000 का बजट है और आप खर्च कर रहे हो तो आप इस फ़ोन के बारे में भी एक बार ज़रूर सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फ़ोन में जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो प्रोसेसर होता है, उसकी कॉस्टिंग प्रोसेसर से निकलती है। तो अगर आप प्रोसेसर है, कैमरा सेटअप है, डिस्प्ले है, वो सब चीज़ें अगर देख रहे हो तो दोनों में सेम है। तो आपको रेडमी K20 में थोड़ा ज़्यादा हायर रैम वगैरह तो ठीक है, लेकिन प्रोसेसर मिल रहा है। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो नोड है उसमें आपको हाई एंड में 12 GB रैम मिलती है और उसमें 4 या 6 GB का है। लेकिन एक बात बता दीजिए कि रैम जो होती है ना, रैम प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपको कोई ज़्यादा रैम दे देगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो ये एप्पल कंपनी के जो फ़ोन होते हैं उसमें 2 या 3 GB की ही रैम आती है, फिर भी उसमें भी वो सब चलता है जो अपने एंड्रॉयड में 5 या 6 GB के रैम में चलता है।
अगर रैम कैसे काम करता है, रैम का क्या महत्व होता है, ये सब जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि रैम का कंसेप्ट काम कैसे करता है। दोस्तों तो मेरे हिसाब से ये जो फ़ोन है वो ऐसा भी नहीं है कि बेकार है, लेकिन 25-29 की रेंज में अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ज़्यादा आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं करता, क्योंकि अगर आप 30,000 तक या 31,000 तक पे करते हो तो आपको वीवो का iQ है वो फ्लैगशिप प्रोसेसर मतलब 865 या शायद 855 वो आपको इसी रेंज में मिल रहा है और इससे बेटर फ़ोन है वो, और उसका प्रोसेसर भी काफ़ी बेटर है। और इसमें जो 5G सपोर्ट है जो मतलब क्या है सेलिंग पॉइंट बनाया हुआ है, क्योंकि अभी आने वाले 6 या 7 महीने में 5G मार्केट में आने वाला नहीं है, और अगर मार्केट में आ भी गया तो भी इतने महंगे रहेंगे इनिशियली कि आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन आप अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। और अगर आप वन प्लस के फ़ैन हो, क्योंकि इंडिया में एक कंसेप्ट मैंने देखा है कि लोग एक ही काम करते हैं कि इसने भी वन प्लस खरीदा है, उसने भी वन प्लस खरीदा है, तो ये वन प्लस फ़ोन अच्छा है, मैं भी वही खरीदूँगा। तो अगर ऐसा देख के आपको ख़रीदना है तो बात अलग है, लेकिन टेक्निकली मैंने जो आपको जो रियलिटी थी वो बता दी कि फ़ोन के अंदर क्या होता है। इन्होंने फ़ोन के अंदर भी जो मॉडेम वगैरह है, जो ब्लूटूथ है, जो चार्जिंग पोर्ट की जो स्पीड है, मतलब जो कंप्यूटर पे आप डेटा लगा के केबल से ट्रांसफ़र करते, वो सब जो पार्ट्स है ना वो उन्होंने ये क्या 1.5 साल पहले जो फ़ोन में आए थे ना वही सारे पार्ट्स यूज़ किए हैं। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। अगर उस कंसेप्ट पे आप जा रहे हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा बहुत भी अगर टेक्निकल जानते हो तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन को आप इसके कंपेयर में Redmi K20 Pro ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट बेटर गेमिंग प्रोसेसर मिल रहा है, बेटर स्क्रीन मिल रही है, कैमरा सेटअप वही मिल रहा है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये फ़ोन, अब मैं ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप सोच सकते हो, मैंने जो रियलिटी थी जो दोनों फ़ोनों में कंपैरिजन थी वो बता दी, और आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ से आंसर देने की कोशिश करूँगा। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।